हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि 7 जुलाई 2024 में आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है और आपकी सीटेट के एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए हमने आपके लिए यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलाई हुई हैं, जिसमें हम अभी CDP वाला पोर्शन कर रहे हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही हम कंबाइंड तैयारी कर रहे हैं, जिसकी ऑलरेडी 10 क्लासेस हम पढ़ चुके हैं और YouTube पर आपको विद PDF प्रोवाइड की जा चुकी है। कल हमने दोस्तों, आपको याद होगा कि बुद्धि यानी इंटेलिजेंस के बारे में कल पढ़ा था और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बुद्धि का मापन, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में होने वाला है। आज हमारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, अब तक जो भी क्लास YouTube पर हुई हैं, आई होप कि आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी और आप अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, फीडबैक के लिए आप एक कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट में कि जो आप क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है वो कैसी आपको लगी है। ठीक है, कैसा कंटेंट उसका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, बुद्धि का मापन आज का टॉपिक होने वाला। थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लेंगे ताकि आपको इजीली दिखाई दे सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो बुद्धि का मापन है इंटेलिजेंस का, पुराने टाइम से काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, लेकिन जो बुद्धि का मापन है व्यवस्थित रूप से 1905 में किया गया था। एक मनोवैज्ञानिक थे बिने साइमन, उन्होंने 1905 में व्यवस्थित मापन बुद्धि का किया था। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। बुद्धि मापन की व्यवस्थित शुरुआत 1905 ईस्वी में हुई थी, जब बिने साइमन टेस्ट 1905 बना था। बिने और साइमन ने 1905 में बुद्धि का मापन व्यवस्थित रूप से किया था। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बुद्धि का मापन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो आप क्या लिखेंगे? बिने साइमन द्वारा 1905 में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे। यह परीक्षण बिने और साइमन के द्वारा बनाया गया। बिने और साइमन दो मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा इस परीक्षण को बनाया गया था। यह परीक्षण फ्रांस के बच्चों के लिए बनाया गया था। इस परीक्षण में प्रश्नों की संख्या 30 थी। फ्रेंड, जो ये परीक्षण था केवल फ्रांस के बच्चों के लिए बनाया गया था, फ्रांस के बच्चों को आधार मानकर, और इस परीक्षण में शुरुआत में 30 प्रश्न रखे गए थे। हालांकि बाद में संशोधित करके 30 से बढ़ाकर प्रश्नों की संख्या 58 कर दी गई थी। तो वो भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप याद रखिए कि स्टार्टिंग में जो टेस्ट हुआ था 1905 में बिने साइमन के द्वारा, उसमें प्रश्नों की संख्या 30 थी, यानी 30 थी, जिन्हें कठिनाइयों के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया गया था, व्यवस्थित किया गया था प्रश्नों को। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्लाइड को थोड़ा सा मूव करते हैं ऊपर की तरफ। फ्रेंड्स, अभी क्या होता है जो बिने साइमन टेस्ट था 1905, उसको संशोधित किया जाता है। कब? 1908 में। तो इसका नाम हो जाता है बिने साइमन टेस्ट 1908। अब इसमें क्या होता है, यह परीक्षण 1905 के परीक्षण का संशोधित रूप था। ठीक है, यह परीक्षण 3 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया। फ्रेंड्स, आपको याद होगा 1905 में जो परीक्षण था उसमें उम्र का जिक्र नहीं किया गया था, एज का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन जो 1908 में संशोधित रूप इसका आया उसमें 3 से लेकर 13 वर्ष के बच्चों के लिए परीक्षण बनाया गया था। इस परीक्षण में प्रश्नों की संख्या 30 से बढ़ाकर 58 कर दी गई थी। बढ़ाकर कर लेंगे इसको।
ठीक है। तो पहले वाले टेस्ट में 1905 में 30 प्रश्न थे और 1908 वाले बिने साइमन टेस्ट में 58 प्रश्न कर दिए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। इस परीक्षण में पहली बार मानसिक आयु का वर्णन किया गया था। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स पूछा जा सकता है कि मानसिक आयु का वर्णन सबसे पहले किस परीक्षण में किया गया था। तो आप क्या लिखेंगे, बिने साइमन टेस्ट 1908 में। ठीक है, 1905 में मानसिक आयु का जिक्र नहीं किया गया था। ठीक है, जिस बच्चे की मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक होती थी उसे बुद्धिमान माना जाता था। ठीक है, किंतु मानसिक आयु के द्वारा बुद्धि का मापन करते समय वास्तविक आयु को हर बार बताना आवश्यक होता था। वास्तविक आयु को आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ था की जगह आप कर लेंगे को। ठीक है, वास्तविक आयु को हर बार बताना आवश्यक होता था। तो कहने का मतलब है कि जो मानसिक आयु होती थी बच्चे की, ठीक है, मानसिक आयु मतलब मेंटल एज, और एक होती थी क्रोनिकल एज। ठीक है, एक होती थी क्रोनिकल एज यानी कि वास्तविक आयु। तो इनका कहने का मतलब है कि जिसकी मानसिक आयु उसकी वास्तविक आयु से अधिक होती थी, ठीक है, उस बच्चे को क्या माना जाता था, बुद्धिमान माना जाता था। ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है, एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिखा है, जिस बच्चे की मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक होती थी, ठीक है, मेंटल एज अधिक होती थी जिसकी, उसे बुद्धिमान माना जाता था। मान लीजिए मेरी रियल एज 16 ईयर्स है और जो मानसिक आयु है वो 18 ईयर्स है, तो बुद्धिमान माना जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से। तो इस तरह का क्वेश्चन भी इसमें बन जाता है आगे, जैसे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बन जाता है बहुत ईजी, तो उसे भी देखेंगे हम आगे। फिलहाल थोड़ा सा ऊपर करेंगे स्क्रीन को। अच्छा, एक क्वेश्चन हमने ऐड कर दिया आपके लिए, मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया। मैंने कहा था ना इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मानसिक आयु का किसने बताया था मानसिक आयु के बारे में, ठीक है, बिने साइमन ने। बिने साइमन ने मानसिक आयु के बारे में बताया था, कब, 1908 वाले टेस्ट में। ठीक है, अब आ जाता है 1910 में। 1910 में एक मनोवैज्ञानिक थे गोडसे ने बिने साइमन टेस्ट 1908 को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। जो 1908 का टेस्ट था बिने साइमन का, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। किसने, गोडसे ने। गोडसे या फिर गोडाडे भी कहीं लिखा मिलेगा आपको, गोडाडे भी कहीं लिखा मिलेगा। ठीक है, गोडसे का यह रूपांतरण विदेशों में भी पढ़ा गया और कुछ सुझाव भी दिए गए। ठीक है, प्राप्त सुझावों के आधार पर बिने साइमन टेस्ट को एक बार फिर से संशोधित किया गया। पहले 1905 में आया, याद रखेंगे। ठीक है, 1905 में, फिर संशोधित रूप 1908 में आया। ठीक है, 1910 में ट्रांसलेट किया था गोडसे ने। तो ये इतना ज़रूरी नहीं है। फिर 1908 के बाद में कब आता है, अब आ जाता है 1911 में, तीसरी बार संशोधित किया गया, थर्ड टाइम्स। 1910 नहीं फ्रेंड्स, 1910 में तो केवल गोडसे ने ट्रांसलेट किया था। अब थर्ड बार संशोधित होकर आया 1911 में। अब क्या हुआ, तीनों ही टेस्ट फ्रांस की भाषा में थे। क्यों, क्योंकि जो बिने साइमन थे वो फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तीनों बिने साइमन ने बनाए, तीनों ही टेस्ट 1905, 1908 और 1911 बिने साइमन ने बनाए थे। ठीक है, और फ्रांस के बच्चों के लिए ही बनाए गए थे। तीनों ही टेस्ट फ्रांस के बच्चों को आधार मानकर बनाए गए थे। ठीक है, 1912 ईस्वी में जर्मनी के विलियम स्टर्न ने मानसिक आयु की जगह बुद्धि लब्धि का सुझाव दिया। फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखेंगे, टेस्ट तो तीनों आ गए बिने साइमन के, 1905, 8 और 11, लेकिन 1912 ईस्वी में जो विलियम स्टर्न थे एक मनोवैज्ञानिक, उन्होंने क्या कहा कि मानसिक आयु की जगह बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू लेवल का सुझाव दिया, इसका यूज़ करो। ठीक है, सुझाव तो किसने दिया, विलियम स्टर्न ने, और आईक्यू का यूज़ किसने किया, आगे हम पढ़ेंगे भी किसने यूज़ किया था। तो दोनों को ध्यान रखना है, दोनों बात को मैं आपको बताऊंगा। अभी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ एक, ये क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि शब्द को परिभाषित किया, मतलब किसने उसके बारे में बताया। तो आंसर है विलियम स्टर्न। ये लिखा ना यहाँ, ये क्वेश्चन आ जाता है अक्सर, विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि के बारे में बताया। और बुद्धि लब्धि को यूज़ किसने किया, उनका नाम हम आगे पढ़ेंगे, जस्ट आगे स्लाइड चलने वाली है। ठीक है,
अब आ जाता है 1911 में स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। 1911 मतलब वही 1911 वाला ही टेस्ट है ये, लेकिन ये जो स्टैनफोर्ड थे एक मनोवैज्ञानिक, इन्होंने क्या किया, यह स्टैनफोर्ड कॉलेज के अध्यापक टर्मन के द्वारा बनाया गया। स्टैनफोर्ड नाम क्यों रख दिया इसके पहले, क्यों ना इसके पहले स्टैनफोर्ड नाम लगाया, क्योंकि स्टैनफोर्ड कॉलेज में अध्यापक थे कौन, टर्मन। तो टर्मन ने टेस्ट बनाया स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट 1911। ठीक है, यह परीक्षण यूएसए के बच्चों के लिए बनाया गया। इस परीक्षण में पहली बार आईक्यू का प्रयोग किया गया। ठीक है आईक्यू यानी कि बुद्धि लब्धि का सुझाव किसने दिया, जर्मनी के विलियम स्टर्न ने। ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन बुद्धि लब्धि का प्रयोग किसने किया, टर्मन ने। ये वाली बात याद रखेंगे, बुद्धि लब्धि का प्रयोग किसने किया, टर्मन ने। बुद्धि लब्धि का सुझाव किसने दिया, विलियम स्टर्न ने। ठीक है, तो ये बिने का ही टेस्ट था, बिने साइमन का। इन्होंने यूएसए के बच्चों पे किया और आईक्यू का प्रयोग किया बुद्धि लब्धि का। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने इसका नाम रख दिया स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट 1911। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में अध्यापक थे, तो उस कॉलेज के नाम पर ही स्टैनफोर्ड इसके आगे लगा दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका बुद्धि लब्धि का सूत्र है। ठीक है, ये आपका बुद्धि लब्धि का सूत्र है। कितना, कैसे लिखा हुआ है, आईक्यू, यानी कि आईक्यू इक्वल टू क्या दिया गया है, मानसिक आयु, जिसे बोलते हैं शॉर्ट में एमए, मेंटल एज, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 लिखा है, अपॉन में, पूरे के अपॉन में क्या लिखा है, वास्तविक आयु, यानी कि क्रॉनिकल एज। मैंने लिख भी दिया है दोनों की फुल फॉर्म। तो MA बटे CA और ऊपर मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। तो इसमें आपको कोई सी दो चीज़ दे के रखेगा और एक चीज़ आपसे पूछ लेगा। मेंटल एज और क्रॉनिकल एज दे देगा तो आपसे आईक्यू पूछ लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या करेगा, आईक्यू आपको आईक्यू दे देगा और इन दोनों में से कोई भी एक दे देगा, वास्तविक आयु या मानसिक आयु में से कोई एक दे देगा और दूसरी पूछ लेगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है देखने के लिए। इजी है, सीधा मल्टीप्लाई और ये सब गुना भाग ये आप कर लेंगे आराम से। ठीक है, चलिए ऊपर चलते हैं। अब जो आईक्यू लेवल के बारे में बताया था विलियम स्टर्न ने, उसके आधार पर बच्चों के प्रकार बताए गए हैं कुछ, कि जिसका आईक्यू लेवल इतना होगा या इसके बीच में होगा वो किस तरह के बच्चे होंगे। तो जिन बच्चों का आईक्यू 130 या अधिक होगा, 130 होगा या 130 से अधिक होगा, वो क्या होंगे, गिफ्टेड, यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे होंगे। ऐसे बच्चे दुनिया में 2.2% पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे कितने पाए जाते हैं, केवल 2.2% जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। और जिनका आईक्यू लेवल 120 से 129 तक होता है, 120 से 129 तक, तो वो कैसे होंगे, सुपीरियर होंगे, श्रेष्ठ। ऐसे बच्चे कितने पाए जाते हैं, 6.7% केवल पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी प्रकार जिनका आईक्यू लेवल 110 से 119 तक होगा, ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे, हाई एवरेज, उच्च औसत वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे पाए जाते हैं 16.1%। ठीक है, ये थोड़ा PDF में इधर आ गया। जिनका आईक्यू लेवल 90 से 109 तक होगा, ठीक है, वो होते हैं एवरेज बच्चे, यानी कि औसत। ऐसे 50% होते हैं, 50% लोग होते हैं ऐसे सॉरी। और जिनका आईक्यू लेवल 80 to 89 होगा, 80 से 89 के बीच, वो लो एवरेज वाले होंगे, औसत से थोड़ा सा नीचे, लो एवरेज। 16.1% ऐसे बच्चे पाए जाते हैं। ठीक है, उच्च औसत और निम्न औसत दोनों 16.1 पाए जाते हैं, और जो एवरेज पाए जाते हैं वो 50% पाए जाते हैं। उससे ऊपर देखा होगा आपने, सबसे ऊपर गिफ्टेड यानी प्रतिभाशाली 2.2%, सुपीरियर यानी कि श्रेष्ठ 6.7%। यही वाले दोनों टर्म नीचे भी रिपीट हो जाएंगे। थोड़ा स्लाइड को मूव करते हैं ऊपर की तरफ, तब देखते हैं।
हाँ अब देखिए, बॉर्डर लाइन यानी कि सीमांत, 70 से 79 IQ वाले बच्चे बॉर्डर लाइन कहलाते हैं, सीमांत यानी 6.7%। सेम हो गया ना इसके। अब यही वाली फिगर रिपीट हो जाएगी। और 70 से कम जिनकी IQ होती है वो मेंटली रिटार्टेड होते हैं, यानी कि मानसिक विकार होता है उनको कुछ। 70 से कम जिनका IQ होता है, तो ऐसे लोग पाए जाते हैं 2.2% ओनली। तो ये वाला और ये वाला सेम है, ये वाला तो ये वाला सेम है, ठीक है। ये वाला और ये वाला सेम है, केवल एवरेज अलग है, ये 50% हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार शुरू से हम देखेंगे या फिर नीचे से स्टार्ट करते हैं हम। 70 से कम IQ वाले बच्चे मेंटली रिटार्टेड यानी मानसिक विकार कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? 2.2%। उसके बाद 70 से 79 तक IQ वाले बच्चे, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं निम्न औसत, सॉरी बॉर्डर लाइन, सीमांत बच्चे, बॉर्डर लाइन पे जो होते हैं केवल। इस तरह के बच्चे कितने होते हैं? 6.7%, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 80 से 89 तक, तो ये निम्न औसत, ठीक है। निम्न औसत ये पाएंगे कितने? 16.1%। उसके बाद आ जाता है औसत यानी कि एवरेज बच्चा, वो कितना पाया जाएगा? 50%, ठीक है। उसके बाद आ जाता है उच्च औसत, हाई एवरेज, वो कितना पाया जाता है बच्चा? 16.1%, ठीक है। उसके बाद कितना आ जाता है बच्चा? हाई एवरेज के बाद सुपीरियर यानी कि श्रेष्ठ, वो कितना पाया जाएगा? 6.7%। और सबसे अधिक आ जाता है 130 या उससे अधिक इनकी IQ होती है 2.2%, ठीक है। इनका भी ध्यान रखेंगे। 120 से 129 सुपीरियर, 110 से 119 हाई एवरेज, और जो एवरेज होता है उसमें लगभग, उसमें फिगर थोड़ी ज़्यादा है, 90 से 109 तक होता है, ठीक है। बाकी में सब में 10-10 का गैप है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये। चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। आपके लिए क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, दुनिया की पहली बैटरी किसने बनाई? तो ये बनाई थी फ्रांसिस गाल्टन ने, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रांसिस गाल्टन का जो क्वेश्चन था हमने कल भी पढ़ा था। क्या क्वेश्चन था फ्रांसिस गाल्टन के बारे में? बताइए। बुद्धि का अध्ययन किया था पहली बार, ठीक है। बुद्धि का मापन किसने किया था? साइमन बिने ने। और बुद्धि का अध्ययन किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने। और फ्रांसिस गाल्टन की एक कल बुक बताई थी मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेरिडेटरी जीनियस, बताई थी ना, हेरिडेटरी जीनियस। ये याद रखेंगे, ये इनकी बुक है फ्रांसिस गाल्टन की, ठीक है। चलिए अब बुद्धि मापन के प्रकार, बुद्धि मापन के 2 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। पहला हो जाता है आपका व्यक्तिगत बुद्धि मापन, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि मापन और दूसरा सामूहिक बुद्धि मापन। तो जो व्यक्तिगत बुद्धि मापन है वो भी 2 तरह का होता है, ठीक है। और जो सामूहिक बुद्धि मापन है ये भी 2 तरह का होता है, ठीक है। पहले इनके बारे में पढ़ेंगे होते क्या है, उसके बाद जो दोनों उसके प्रकार हैं उनके बारे में जानेंगे, ठीक। तो स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं व्यक्तिगत बुद्धि मापन के बारे में। थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे स्क्रीन को। व्यक्तिगत बुद्धि मापन क्या होता है फ्रेंड्स? ये प्रशिक्षण मौखिक होता है। जो व्यक्तिगत होता है, पर्सनल होता है, एक एक व्यक्ति को लेके किया जाता है, मौखिक होगा है, ठीक है, वर्बल होता है। इसमें समय की सीमा नहीं होती। जैसे इंटरव्यू होता है ना, बिल्कुल उस तरह ही। तो उसमें इंटरव्यू में भी समय की सीमा नहीं होती है, ठीक है, समय की सीमा नहीं होती। इसमें अधिक समय खर्च होता है, सही बात है। जब समय की सीमा ही नहीं होगी तो समय ज़्यादा खर्च होगा, ठीक है। ये प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही लिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इंटरव्यू थोड़ी ना कोई ऐसे ही ले लेगा कोई भी आदमी, जो उस चीज़ का, उस डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट होगा, हेड होगा, वही ले सकता है। तो इसमें प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही ये परीक्षण लिया जा सकता है, ठीक है। और ये विश्वसनीय होता है, बिल्कुल सही बात है। जब बिल्कुल सामने लिया जाएगा इंटरव्यू वर्बल, तो वो बिल्कुल विश्वसनीय होगा। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। अब देख लेते हैं जो सामूहिक बुद्धि मापन है वो क्या होता है, ठीक है। थोड़ा कंपेयर करते हुए देखेंगे। इसमें लिखा था ये मौखिक होता है, ये परीक्षण लिखित होता है।
सामूहिक बुद्धि परीक्षण लिखित होता है, ठीक है। इसमें समय की सीमा नहीं होती व्यक्तिगत में, लेकिन इसमें समय की सीमा होती है, एक लिमिटेड टाइम होता है। जैसे रिटर्न पेपर देते हैं ना कि 2 घंटे का टाइम मिलेगा, उस तरह से इसमें अधिक समय खर्च होता है व्यक्तिगत में, लेकिन इसमें समय की बचत होती है क्योंकि फिक्स टाइम है। 2 घंटे पर है तो 2 ही घंटे है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर चलेंगे स्लाइड को। इसमें प्रशिक्षित के साथ साथ सामान्य व्यक्ति के द्वारा भी लिया जा सकता है ये परीक्षण, सही बात है। जब आपका रिटर्न टेस्ट होता है, कोई पेपर होता है, तो ज़रूरी थोड़ी ना है जो रूम के अंदर ड्यूटी देते हैं वो एक्सपर्ट ही होते हैं सब। कुछ बाहर से भी टीचर मंगाए जाते हैं, कुछ प्राइमरी स्कूल के टीचर होंगे, कुछ कहीं से प्राइवेट मंगाए जाते हैं, तो सब एक्सपर्ट नहीं होते। तो ये एक्सपर्ट के साथ साथ सामान्य व्यक्ति भी ये टेस्ट ले सकता है। कौन सा? सामान्य बुद्धि मापन को, ठीक है। और ये कम विश्वसनीय होता है। कम विश्वसनीय इसलिए होता है क्योंकि ग्रुप में होता है एक तो ये, ठीक है। तो बच्चे नकल भी कर सकते हैं, अरे क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, इस तरह से पूछ भी सकते हैं। तो इसलिए ये विश्वसनीय कम होता है, ठीक है। ये तो हो गए सामूहिक बुद्धि मापन और व्यक्तिगत बुद्धि मापन। अब इन दोनों के ही 2-2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, उनके बारे में भी एक एक करके पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये लिखा है आपका व्यक्तिगत परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक, ठीक है। इसी प्रकार जो सामूहिक परीक्षण होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। तो पहले व्यक्तिगत परीक्षण देखेंगे 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, फिर सामूहिक हम देखेंगे, ठीक है। तो व्यक्तिगत परीक्षण देखते हैं, बुद्धि परीक्षण हम, ये लिखा है आपका व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण नंबर 1, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं? बिने साइमन टेस्ट, ये थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे, बाद के 2-3 अक्षर काट लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बिने साइमन टेस्ट। बिने साइमन टेस्ट क्या होता है? ये व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है, ठीक है। व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण याद रखेंगे। बिने साइमन टेस्ट किस में आता है? व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। और एक होता है बर्न्ट रीजनिंग टेस्ट, ये भी व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा सा ऊपर चलेंगे। अब आ गया व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इसमें कौन कौन से टेस्ट आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं फ्रेंड्स अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट, ठीक है, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट और भाटिया बैटरी टेस्ट। व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में आते हैं ये 4, अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट, ठीक है, और एक भाटिया बैटरी टेस्ट। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जाता है, जो भाटिया बैटरी टेस्ट है उसके अंदर 5 उप परीक्षण, 5 सब टेस्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं 5? वो थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। तो उसके अंदर हो जाते हैं फ्रेंड्स, एक तो कोहो का ब्लॉक टेस्ट, ठीक है, एक पैटर्न टेस्ट, एक इमीडिएट मेमोरी, एक पास अलोंग टेस्ट और एक पिक्चर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। याद रहेगा कि व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि जो परीक्षण होता है उसमें 4 होते हैं, अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट, भाटिया बैटरी टेस्ट। और भाटिया बैटरी टेस्ट के 5 उप टेस्ट होते हैं, कोहो का ब्लॉक टेस्ट, पैटर्न टेस्ट, इमीडिएट मेमोरी, पास अलोंग टेस्ट और पिक्चर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इतना याद रखेंगे। अब फ्रेंड्स अभी इसका एक टेस्ट बचा हुआ है, कौन सा? व्यक्तिगत पढ़ लिए हमने, व्यक्तिगत के दोनों, ठीक है। अब बचेगा सामूहिक, सामूहिक को भी पढ़ेंगे। उससे पहले एक टेस्ट हमें पढ़ना है, डी वेस्लर टेस्ट। अब ये कौन थे डी वेस्लर? इन्होंने क्या किया, जो व्यक्तिगत शाब्दिक था और व्यक्तिगत अशाब्दिक था दोनों को मिला दिया, बुद्धि परीक्षण को मिलाकर अपना ही एक परीक्षण बनाया और डी वेस्लर टेस्ट नाम दिया। डी वेस्लर एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने व्यक्तिगत शाब्दिक और व्यक्तिगत अशाब्दिक दोनों को मिलाकर अपना एक टेस्ट बना दिया और उसका नाम दिया वेस्लर, डी वेस्लर टेस्ट, ठीक है। कौन कौन से बनाए इन्होंने? इन्होंने फ्रेंड्स 3 टेस्ट बनाए, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो इन्होंने पहला टेस्ट बनाया WAIS, ठीक है। कब बनाया? 1939 में। और ये किसके लिए बनाया फ्रेंड्स?
16 से लेके 64 वर्ष तक के लोगों के लिए, 16 वर्ष से 64 वर्ष तक के लोगों के लिए बनाया WAIS। वैशलर फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, वैशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। सेकंड इन्होंने बनाया WISC, ये बनाया फ्रेंड्स इन्होंने 1949 में, 10 साल बाद। ये बनाया 6 से 16 साल के लोगों के लिए, 6 से 16 साल तक के लोगों के लिए टेस्ट बनाया। वैशलर इंटेलिजेंस सोंट क्या लिखा गया है, ये गलत लिखा गया है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। ये सोंट नहीं है, ये स्केल है, ठीक है। वैशलर इंटेलिजेंस स्केल, SCALE, स्केल फॉर चिल्ड्रन, CHILD, ये L लगा, चिल्ड्रन की स्पेलिंग भी मिस्टेक हो गई है, चिल्ड्रन को ठीक कर लेंगे। वैशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, 2 हो गए। अब आपका आ जाता है तीसरा, ये इन्होंने लिखा है WPPSI, यानी कि वैशलर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। ये इन्होंने 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए बनाया, ठीक है। अब आपका एक टेस्ट बचा है सामूहिक परीक्षण। पहले हमने व्यक्तिगत परीक्षण पढ़ा था, उसके अंदर 2 पढ़े थे, व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अब पढ़ रहे हैं हम सामूहिक परीक्षण। ये भी 2 प्रकार का होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक, दोनों को हम देखते हैं क्या होते हैं। तो जो सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है उसमें फ्रेंड्स ये वाले टेस्ट आते हैं, आर्मी अल्फा टेस्ट, ठीक है, आर्मी अल्फा टेस्ट, प्रयाग मेहता टेस्ट। ये प्रभाग लिखा गया है, प्रयाग कर लेंगे, प्रयाग टाइपिंग में हो जाती है गड़बड़ कभी कभी, प्रयाग मेहता टेस्ट, ठीक है। RK टंडन टेस्ट, MS मोहसिन टेस्ट, ठीक है, और MC जोशी टेस्ट। ये 5 टेस्ट इसके अंदर ही आते हैं सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के, आर्मी अल्फा, प्रयाग मेहता, RK टंडन, MS मोहसिन और MC जोशी, ठीक है। अब इसका आ जाता है सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अब आ जाता है फ्रेंड्स सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसमें आ जाते हैं आर्मी बीटा टेस्ट। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, आर्मी अल्फा टेस्ट पढ़ा था ना, इसमें आ जाता है आर्मी बीटा टेस्ट, रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट, ठीक है, कल्चर फ्री टेस्ट, और एक आ जाता है शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट। तो पूछेगा आपसे, क्वेश्चन आ सकता है कोई 4 टेस्ट दे देगा जिसमें कि 3 इससे रिलेटेड होंगे और एक इससे रिलेटेड नहीं होगा। पूछेगा कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है, तो आपको याद होंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को क्लिक कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा और क्लास में आपको मज़ा आ रहा होगा। क्लास आपको अच्छी लग रही है फ्रेंड्स, मेहनत आप हमारी अच्छी लग रही है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जो भी आपके पास ग्रुप्स हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी ग्रुप्स हैं वहाँ शेयर कर दीजिए। वीडियो के लास्ट में एक कमेंट ज़रूर कीजिए, और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। हमने आपके लिए क्वेश्चन इंक्लूड किया है, देख लेते हैं उसको। फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए DS जलोटा ने एक टेस्ट बनाया था, ठीक है। इसको क्वेश्चन को ऐसे ही याद कर लेंगे, इसके बारे में पढ़ा तो हमने नहीं है, लेकिन याद रखेंगे कि DS डॉक्टर S जलोटा, DS नहीं डॉक्टर S जलोटा ने एक टेस्ट बनाया था 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए। उसका क्या नाम था, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है फ्रेंड्स। आई थिंक इतना ही होगा आज के लिए, हाँ आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक अंकित राठी के नाम से, इंस्टाग्राम भी अंकित राठी के नाम से, टेलीग्राम दी अंकित राठी के नाम से, और यूट्यूब हमारा दी अंकित राठी के नाम से। आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी जैसा भी जिसमें सुविधा दी गई है। फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास, और उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। और क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में जो भी ग्रुप्स हैं शेयर कर दीजिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत एक मोटिवेशन का काम करता है, और आपका
सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है, हमारे लिए सपोर्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी क्लास के बाद में PDF आपको एवरीडे मिल ही जाती है। ठीक है, वो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं कल एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।